नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्लास नंबर 4 की बाई जायसवाल सर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर वाइज आपकी क्लासेज चल रही हैं और आज के इस चैप्टर में हम टॉप 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसके पहले जो है 3 क्लासेज जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, आपका परिवार है, अवर फैमिली। तो चलिए देर न शुरू करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 30 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, इस क्लास में आपका स्कोर कितना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में जो है बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। देखिए यहाँ पे ऐसे बच्चों में पूछा गया है जो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, वे कहलाते हैं बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था का जो आयु होती है 5 से 12 या 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार या मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की जिस अवस्था में सबसे जटिल व कठिन होता है वह अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किशोर जो है किसका अनुभव कर सकते हैं? तो किशोर बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव को, आत्मसिद्धि के भाव को, जीवन के बारे में परितप के, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो किशोर जो है किसका अनुभव कर सकते हैं? किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का अनुभव जो है कर सकते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर आपका डाउट है, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन 101% पक्का करना, साथ ही साथ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना। फोर्थ प्रश्न है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो वह किसका विकास कर रही है? नियमों के प्रति घृणा का, श्वेता का, किशोरावस्था, अकड़पन का या परिपक्वता का? तो 14 वर्षीय देविका है, यानी किशोरावस्था का जिक्र हो रहा है, बालिका की जिक्र हो रहा है। तो स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, तो वह किसका विकसित कर रही है? स्वायत्तता की बात करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि किशोर में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? जी हाँ, किशोरावस्था में जो है बच्चे जो होते हैं किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? किशोरावस्था की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा समझने लगता है, परिपक्व हो जाता है तर्क रूप में, ठीक है। तो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन को संयोजन करना जो है किशोरावस्था में बच्चे, ये बहुत बड़ी समस्या होती है, ठीक है। और आप सभी लोग हम सभी भी इस अवस्था से गुजर चुके हैं, तो आप समझते हैं क्या क्या समस्या और क्या क्या संयोजन करना पड़ता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की जागृति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था की बात करें। विद्रोह की भावना प्रकृति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित होता है? तो विद्रोह की भावना जो होती है अक्सर देखा जाता है पूर्व किशोरावस्था की बात करते हैं, 12 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की, प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरण की, भूमिका की, मूल्यों के विकास की, किशोरावस्था के विकास की। देखिए हाल का सिद्धांत जो है जिसकी व्याख्या करता है वह होता है किशोरावस्था के विकास की। जी हाँ, जो भी प्रोफेसर हल का सिद्धांत है वह जो है किशोरावस्था के विकास की व्याख्या करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? जी हाँ, विकास की प्रत्येक अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं में बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो जिस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है साथियों, वह कहलाता है किशोरावस्था। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था में बुद्धि की बात करते हैं,
तो बच्चा जो है किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था की बात करते हैं। बुद्धि का चरम सीमा भी कहा जाता है किशोरावस्था को, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अगर किशोरावस्था में जितना बुद्धि का विकास होना होता है बच्चे का हो जाता है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता जो है किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ संयोजन या उपरोक्त सभी। देखिए किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था मतलब 12 से लेकर 18 वर्ष तक का एज की बात करते हैं। तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध की बात करते हैं, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ संयोजन। तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो संबंध है ये संवेगों की तीव्रता को प्रकट करते हैं और वह किशोरावस्था। उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किस अवस्था में? बच्चे जो होते हैं अक्सर किस अवस्था में कि माँ बाप से साय से निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को करना पसंद करते हैं, वो बच्चे किस अवस्था में होते हैं? बच्चा पूर्व किशोरावस्था की बात करते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नित रहना संबंधित हो जाता है, ये भी आपके किशोरावस्था से संबंधित हो जाता है। देखिए कल की क्लास में हमने ज़्यादातर आपके बाल्यावस्था और शैशवावस्था से संबंधित प्रश्न किए थे, ठीक है। और आज का अगला जो टॉपिक है शैशवावस्था से संबंधित कुछ प्रश्न है और इसके बाद अगले टॉपिक भी बात करेंगे। चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस चल रही हैं। पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होते हैं? तो पूर्वग्राही किशोर किशोरी जो होते हैं वह अपने जो है समस्या के प्रति कठोर होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? लगभग सभी लोग जानते हैं, यह आपके सी टेट में आया हुआ प्रश्न है और अदर टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो किस काल को जो है या किस अवस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो वह विकास की किशोरावस्था की काल की बात करेंगे। पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, मेरे सभी भाई बहन, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। टीटी एग्जाम को फतेह करना है, स्कोर 120 प्लस का प्राप्त करना है। प्रत्येक क्लास साथियों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, समान लिंग मित्रता के दौरान क्या प्रबलित होती है? तो जब भी समान लिंग मित्रता दे दिया है यहीं से आपका प्रश्न का उत्तर क्लियर हो जाता है। प्रारंभिक किशोरावस्था, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति किस खाली स्थान किसके दौरान पौरुष या सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है? तो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, वह सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था के दौरान जो है पौरुष सामाजिक या पुरुषत्व सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है, वह किशोरावस्था ही कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लगभग 15 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं, 15 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। इस क्लास को 30 प्रश्नों की क्लास को जल्दी कंप्लीट करने जा रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, आपका एक एक कमेंट आपके स्कोर को बेटर करता जाता है, आपकी तैयारी को और क्या है पक्का करते जाता है। तो अपनी तैयारी को पक्का कीजिए, कमेंट अपना एक एक प्रश्न का फीडबैक कीजिए। साथियों, उचित यौन शिक्षा खाली स्थान किस अवस्था पर प्रदान की जाती है? बाल्यकाल, किशोरावस्था, वयस्क या प्रारंभिक बालकाल? तो अगर यौन शिक्षा की बात करते हैं जिस अवस्था में प्रदान की जाती है किशोरावस्था में, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा सारी चीज़ें समझने लगता है, ठीक है। बी ऑप्शन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? सभी अंग होते हैं, मस्तिष्क होता है, मेरुदंड होता है, मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों होते हैं। तो लगभग आप सभी लोग जानते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अगर बात करते हैं मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों होते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिचुरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य सादृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है। यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। देखिए मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिचुरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है वह ना तो यौन ग्रंथि है, ना ही आपकी थायराइड ग्रंथि और ना ही आपकी मूत्र ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथि नहीं। तो बात आती है कौन सी ग्रंथि? तो वह आती है मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिचुरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है, शरीर के समान व सदस्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि कहलाती है? सभी लोग कमेंट को बताइएगा, सभी बताइएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, खोज कीजिए, अवश्य बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हम आपको मिलते हैं, आपके स्कोर को, आपके आंसर को जरूर चेक करेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित अवधि में किसमें जो है शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था,
किशोरावस्था एवं वयस्कता की बात करते हैं, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो जिस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है वह शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है। क्योंकि शारीरिक वृद्धि की अगर बात करते हैं तो शैशवावस्था में सबसे तीव्र होता है और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। इसके बाद जो शारीरिक वृद्धि होती है वह इनके अकॉर्डिंग या इस अवस्था के अकॉर्डिंग फिर धीमी हो जाती है। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शरीर विकास निम्नलिखित में से जो है विशेषता प्रक्षेपित की जाती है। समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, या कह सकते हैं लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो सामान्यतः देखा गया है लड़के लड़कियों शारीरिक विकास की अगर बात करते हैं, लड़कियां जो है शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेट लिफ्टर अर्थात पहलवानों को आमतौर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है तो उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। देखिए, पहलवान और वेट लिफ्टर मांसपेशियों को और शरीर को पुष्ट बनाना है तो कहीं न कहीं शरीर की वृद्धि की बात करते हैं। तो शरीर की वृद्धि की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन युक्त जो है आहार लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोटीन युक्त भोजन लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का, उपवृक ग्रंथि का, गल ग्रंथि का या उपगल ग्रंथि का होता है? तो यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण जिस ग्रंथि का होता है वह होता है पीयूष ग्रंथि। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, उपवृक ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, किस ग्रंथ को जाना जाता है? सभी जानते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जो कि सिलेक्शन वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को हम वीवीआईपी प्रश्न करेंगे। संभावित प्रश्न है बार बार, और ये आपके सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आपके टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 10 पाउंड, 12 पाउंड? देखिए, अक्सर आमतौर पर देखा जाता है 5.5 से 9.5 पाउंड तक। जी हाँ, 5.5 से 9.5 पाउंड तक होता है शिशुओं का भार, और औसतन 7 या 8 पाउंड होता है। तो यहाँ पे हम 7 पाउंड वाला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नवजात शिशु का वजन जो है 5.5 से 9.5 पाउंड तक होता है, और किलोग्राम में 2.5 किलोग्राम से जो है 4 किलो 300 ग्राम के आसपास होता है। तो इन किलोग्राम और पाउंड दोनों में आपने पढ़ लिया, जान लिया, क्योंकि दोनों में आपके एग्जाम पर पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है वह स्नायुमंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है या संयोजन हो जाएगा? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, फटाफट अंदाज में प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कीजिएगा। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र कहलाता है वह कहलाता है स्नायुमंडल, पहला ऑप्शन सही। क्योंकि देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य हमारे शारीरिक लक्षण ज़्यादातर वंशानुक्रम में प्राप्त होते हैं। इसमें लंबाई, वजन, रंग, शारीरिक संरचना, मांसपेशियां की वृद्धि आदि जैसे जो है लक्षण शामिल होते हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं स्नायुमंडल। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल हो जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास? तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास में वृद्धि होती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शरीर विकास एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित नियम? तो इनमें से जो है शरीर विकास का जो प्रमुख नियम कहलाता है वह कहलाता है द्रुतगामी विकास का नियम। अब ये क्यों प्रमुख होता है? क्योंकि शरीर विकास में पूर्ण ऊंचाई, उचित वजन की प्राप्ति और सभी अंगों के आकार में वृद्धि लसिका ऊतक को छोड़कर जो आकार में घट जाती है। लसिका ऊतक क्या है? ये आकार में घट जाती है। जन्म से किशोरावस्था तक वृद्धि के 2 निश्चित चरणों में होती है। पहला चरण यानी जन्म से 1 से 2 साल तक, इस चरण में तेजी से विकास होता है। भले ही उस अवधि में विकास की दर कम हो, लेकिन विकास जो है तेजी से होता है। दूसरा चरण है लगभग 2 साल से युवावस्था तक। इस चरण में विकास अपेक्षाकृत वार्षिक वृद्धि में होता है।
और यौवन बच्चे से वयस्क तक शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, शरीरी विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, खेल, व्यायाम या उपरोक्त सभी। देखिए, शरीरी विकास की बात कर रहे हैं तो शरीरी विकास को प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम भी होता है, हम जहाँ रह रहे हैं वह वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, और खेल और व्यायाम भी होता है। ठीक है, और व्यायाम को आजकल की श्रेणी में हम जिम कह सकते हैं। ठीक है, हर बच्चे यहाँ पे एक सपना होता है जिम जाने का, अच्छी खासी बॉडी बनाने का, ठीक है, अपने आप को फिट रखने का। तो पहले ये व्यायाम के साथ साथ अब आज का, ठीक है, एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस जो है आपके शरीर विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं, ये तीनों हो जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पीयूष, लार, थायराइड ग्रंथि। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, एड्रिनल, पीयूष और थायराइड, ये तीनों ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। लेकिन जो लार ग्रंथि है ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लार ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि कहला जाती है। ठीक है, शरीर में निम्नलिखित मुख्यतः जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। एक होती है पीयूष जिसे हम पिचुरी कहते हैं, अधिवृक्क जिसे हम एड्रिनल कहते हैं, अवटुका जिसे हम थायराइड कहते हैं, उपावटुका जिसे हम पैराथायराइड कहते हैं, अंड ग्रंथि जिसे हम टेस्टीज कहते हैं, डिम ग्रंथि जिसे हम ओवैरी कहते हैं, पिनियल ग्रंथि आपके लैंगर हैंस की दीपकाएँ और थाइमस की बात करेंगे। ये प्रमुख आपके अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। लार एक आपकी क्या होती है? लार उत्पन्न करने वाली जो एक बहिस्रावी ग्रंथि है। लार बहुत से पदार्थ होते हैं जैसे एमाइलेज हो गया जो स्टार्च को मल्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है, बदल देता है। और इस क्लास का 30वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशील या अनुवांशिकता कहा जाता है। और इस प्रश्न को आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे दिया जा रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ आपने 30 में से कितना स्कोर प्राप्त किया है इस क्लास में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।